इस चुनाव के बाद क्या नेपाल बन जाएगा दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र? अगर ऐसा होता है तो दुनिया में इसका असर कैसा होगा? और आखिर क्यों नेपाल के कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में फिर से राजशाही आना चाहिए? यह सब जानने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। अगर बात की जाए नेपाल को हिंदू राष्ट्रीय बनाने की, तो यह पहली बार नहीं है। 2008 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र ही था, पर नेपाल के कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा धोखे से हिंदू राष्ट्र का दर्जा नेपाल से छीन लिया गया। इसे हम धोखे से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अधिकतर मामले में राष्ट्रीय का स्टेटस चेंज करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है, यानी वहाँ के जनता का मत लिया जाता है, पर बिना जनमत संग्रह कराए नेपाल से हिंदू राष्ट्रीय का स्टेटस छीन लिया गया। यहाँ हम हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसे आपको समझना होगा। अगर हम हिंदू शब्द का प्रयोग करें तो आप इसे एक जाति के समर्थन के नजरिए से मत देखिए। इस शब्द को आप नेपाल के संस्कृति और नेपाली परंपरा से जोड़ के देखिए, जो सदियों से दुनिया को आकर्षित कर रहा है। क्योंकि 2008 से पहले नेपाल को दुनिया में इन्हीं संस्कृति और नेपाली परंपराओं से जाना जाता था, और उसे संरक्षण और बचाने का काम नेपाल की राजशाही सदियों से करती आ रही थी। पर 2008 के बाद उस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से नेपाल को दुनिया में विशेष सम्मान मिलता था। नेपाल के कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में फिर से राजशाही आना चाहिए, पर ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि राजतंत्र में बना नेपाल का शान और सम्मान, जो वर्तमान समय में विलुप्त होती जा रही है। नेपाल के शान और सम्मान का अंदाजा आप इन वीडियो से लगा सकते हैं। जब 17 अक्टूबर 1960 को 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर राजा महेंद्र का ब्रिटेन में आगमन हुआ था। पेरिस से हवाई मार्ग से यात्रा करते हुए रास्ते में रॉयल एयर फोर्स और फाइटर कमांडो की सुरक्षा में नेपाल के राजा महेंद्र का स्वागत खुद एलिजाबेथ और राजकुमार फिलिप द्वारा विक्टोरिया स्टेशन पर किया गया था। इसके साथ साथ जब राजा महेंद्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच देने गए थे, उनका स्वागत वहां भी सारे देश के मंत्रियों और कैबिनेट द्वारा खड़े होकर किया गया था। यही नहीं, 7 दिसंबर 1983 को जब अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट मिस्टर रिगन ने नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव को विशेष रूप से व्हाइट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किए थे। कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के नजर में नेपाल का सम्मान और महत्व कितना था। आखिर दुनिया में इतना सम्मान नेपाल को क्यों मिलता था, इसे भी आपको समझना होगा। नेपाल को इतना सम्मान वहाँ के राजा और गोरखा फौज की वीरता के कारण मिलता था। इसके अलावा दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्रीय होने के कारण भी नेपाल को इतना सम्मान मिलता था। नेपाल के राजाओं ने कभी भी नेपाली लोगों की स्वाधीनता और सम्मान को झुकने नहीं दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। हाल ही में भारत के मीडिया ने नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव से हिंदी में कुछ सवाल पूछना चाहते थे, पर राजा ने उन मीडिया के प्रवक्ताओं से कहा कि सवाल करना है तो नेपाली भाषा में करिए, वरना मत करिए। उन्होंने नेपाल की स्वाधीनता और सम्मान को भारतीय मीडिया के सामने झुकने नहीं दिया, और भारत में होते हुए भी भारतीय मीडिया को नेपाली भाषा में सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था। अब सवाल यह है कि नेपाल में राजशाही का अंत कैसे हुआ, और राजशाही के अंत होते ही नेपाल से हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा क्यों छीन लिया गया। उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि राजतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा एब्सोल्यूट राजतंत्र। एब्सोल्यूट राजतंत्र का मतलब राजा उस देश के सारे राजनीतिक शक्तियों को अपने अधीन में ले लेता है और
अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का गठन करता है, वहीं संवैधानिक राजतंत्र का मतलब वहाँ राजा सुप्रीम हेड की तरह रहता है, पर देश एक संविधान के हिसाब से चलता है। और हम आपको बता दें कि नेपाल में 2008 से पहले संवैधानिक राजतंत्र ही था, पर क्यों 2008 के बाद उसे भी खत्म कर दिया गया, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। जब नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव का रहस्यमय तरीके से हत्या कर दिया गया था, उसके बाद से ही नेपाल में राजशाही खत्म करने के लिए षड्यंत्र शुरू हो गया। इसकी शुरुआत खुद राजा के परिवार और राजा ज्ञानेंद्र के ऊपर आरोप लगाकर हुआ था। जब नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव नेपाल के राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने इस हत्याकांड को पर्दाफाश करने के लिए एक टीम बैठाई। और जानकार कहते हैं कि जब उन्होंने टीम बैठाई तो नेपाल के कई राजनीतिक नेताओं द्वारा उनको इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए सहयोग नहीं किया जा रहा था और नेताओं द्वारा राजा की बात भी नहीं मानी जा रही थी। तब इसकी वजह से राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के सारे राजनीतिक नेताओं के शक्तियों को अपने अधीन में लेते हुए नेपाल के संसद को खारिज कर दिया और अपने हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार करने की घोषणा की। उसके बाद खारिज मंत्रियों द्वारा राजा विरुद्ध पूरे देश में विद्रोह शुरू कर दिया गया और नेपाल के जनता को भड़काकर नेताओं ने राजा को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वैसे हम बता दें, किसी भी देश के राजा को राजगद्दी से हटाना आम बात नहीं है। अगर नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र चाहते तो लाखों जनता को मरते हुए छोड़कर नेपाल के राजा बने रहते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और पूरे नेपाली सेना का समर्थन होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से राजगद्दी को छोड़ दिया। पर उसके बाद जो नेपाल में भ्रष्टाचार का पहाड़ बनता गया, वह आपसे और नेपाली लोगों से छुपी हुई नहीं है। सिर्फ 14 साल में ही 12 प्रधानमंत्री का बदला जाना, यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और अस्थिरता का सबूत है। और ये भी बताता है कि उस वक्त राजा ज्ञानेंद्र ने सारे नेताओं के राजनीतिक शक्तियों को अपने अधीन में लेने का निर्णय सही था। बहरहाल अब नेपाल में ना ही राजतंत्र है और ना ही नेपाल हिंदू राष्ट्र है, पर अभी भी एक पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना और राज संस्था पूर्ण स्थापना करवाना चाह रही है। और उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, जो नेपाल को एक नई दिशा के साथ साथ नेपाल की संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाह रही है। अगर इस पार्टी को नेपाली जनता का समर्थन मिल गया तो नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है और फिर से दुनिया नेपाल को स्वाधीनता और सम्मान की नजर से देखने लगेगी। हमें पता है यह वीडियो देखने वाले हर नेपाली के मन में युवा लहर जगा हुआ है, पर हम आपको बता दें कि युवा के साथ साथ नेपाल में एक सुप्रीम लीडर के रूप में एक अथॉरिटी भी होना चाहिए, ताकि वह ऊपर से देखता रहे कि नेपाल में कोई भ्रष्टाचार और गलत काम ना करे। और राज संस्था के अलावा नेपाल में कोई दूसरा विकल्प पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नेपाल के राजाओं ने नेपाल को बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान भी कर दिए हैं। अगर नेपाल में राजशाही आता है तो रातों रात नेपाल के सारे भ्रष्टाचारी नेता नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राजा आया तो उन्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। इसके साथ साथ नेपाल में राजा के डर से प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम करने लगेगा। अगर नेपाल में राजतंत्र आता है तो सारी दुनिया की नजर नेपाल पर गड़ जाएगी और नेपाल एक मुख से दुनिया के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाएगा। इसके साथ साथ नेपाल के पड़ोसी नेपाल को हल्के में नहीं ले पाएंगे। अगर नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनता है तो नेपाल के राजा न सिर्फ 3 करोड़ जनता के राजा होंगे, बल्कि दुनिया में बसे 100 करोड़ हिंदुओं के राजा माने जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्रीय बना पाएगी और राज संस्था को फिर से स्थापना कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी नेपाल संबंधित विश्लेषण तैयार करने में प्रेरणा मिलती रहे। और आखिर में क्या आप चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए
और नेपाल में फिर से राजतंत्र आए? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल।